नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। ग्राम पंचायत अधिकारी यानी बीपीओ के इस वीडियो में हम लोग पंचायत सिटीज़न चार्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है और इसकी हम लोग थ्योरी क्लास देखेंगे। साथ ही साथ इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो भी टॉपिक्स हैं पंचायत सिटीज़न चार्टर या आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स डिपेंड करते हैं कि आप कितना उन्हें याद रख पाते हो। इसमें फैक्चुअल डेटा बहुत हैं। वो सारे के सारे फैक्चुअल डेटास आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं, तो इन्हीं में समझते हैं। सबसे पहले पंचायत सिटीज़न चार्टर ये है क्या? दरअसल ग्राम जो पंचायत नागरिक चार्टर है, वो एक दस्तावेज़ होता है। दस्तावेज़ क्या? कैसा दस्तावेज़? जिसमें हमें कई सारी सूचियों के बारे में वर्णन मिलता है और वो ऐसी सूचियाँ जो जनता से सीधे संबद्ध होती हैं। जैसे अगर कोई सेवा जनता को दी जा रही है, तो सेवा वितरण के मानक क्या होने चाहिए? गुणवत्ता और समय सीमा कितने दिनों के अंदर-अंदर वो सेवा हमें प्रदान कर दी जाएगी? उसकी गुणवत्ता कैसी होगी? शिकायत निवारण तंत्र कैसा होगा? पारदर्शिता, जवाबदेही, पंचायतों की प्रतिबद्धता, इन सब की सूची होती है इस दस्तावेज में और इसे ही कहा जाता है ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर, ठीक है? दरअसल नागरिक चार्टर की अगर हम अवधारणा को समझें, तो ये जो शब्द है नागरिक चार्टर की अवधारणा, ये सबसे पहले ब्रिटेन में इसको इजाद किया गया था और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जॉन मेजर। 1991 में इस अवधारणा का विकास हुआ। 1998 में इसी अवधारणा को का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया था सर्विसेज फर्स्ट, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, फैक्चुअल डेटा हैं जो आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है? और इसी प्रकार से वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन्स आएँगे आपके। अच्छा, इसमें देखो भारत में नागरिक चार्टर जो होता है, नागरिक चार्टर की अवधारणा को कब अपनाया गया? ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये तो विदेश की बात हो गई, यानी ब्रिटेन में अपनाया गया था सबसे पहले। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को भारत में कब अपनाया गया? 1997 में भारत में इस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, जब दिल्ली में एक बैठक हुई। किनकी बैठक थी ये? ये सभी राज्यों और यूटीज़ यूटीज़ माने केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता होगा दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, यानी कि जहाँ पर विधानमंडल पाई जाती है। तो इन सभी लोगों की बैठक होती है दिल्ली में और यहीं पर 1997 में इस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था। अच्छा, नागरिक चार्टरों के निर्माण और संचालन का कार्य किस विभाग के पास होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी फैक्चुअल डेटा है, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये कौन-सा विभाग देखता है? याद रखिएगा, इसे देखता है हाँ, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। दरअसल इसके संबंध में 2011 में एक बिल भी आया था, लेकिन ये बिल अधिनियम नहीं बन पाया था। आपको पता होगा कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा से निकल के फिर जब तक वो राष्ट्रपति की अनुमति नहीं हासिल कर लेता है, तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। तो इस बिल के साथ यही घटना घटी थी। लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन इसके बाद फिर हाँ ये अधिनियम तक इसकी जो यात्रा थी वो अधिनियम तक नहीं पहुँच पाई, यानी कि ये बिल धराशायी हो गया, अधिनियम तक नहीं पहुँच पाया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते हैं आपके, ठीक है? जो घटना घट चुकी है और वो फेल हो गई है तो उसके बारे में कोई औचित्य नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा नागरिक चार्टर जो भारत में नागरिक चार्टर है, उसके बारे में अवधारणा को कब अपनाया गया था 1997 दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और उसी के आधार पर इसको अपनाया गया था, ठीक है? अच्छा, जो ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर है, उसे तैयार करने के क्या-क्या नियम हैं, क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सपोज़ करो ये ग्राम पंचायत ए है और ये है ग्राम पंचायत बी। तो ग्राम पंचायत अलग-अलग ग्राम पंचायतें अलग-अलग अपना-अपना नागरिक चार्टर तैयार करती हैं। जैसे ग्राम पंचायत ए अपना अलग नागरिक चार्टर बनाएगी और ग्राम पंचायत बी अपना अलग नागरिक चार्टर बनाएगी। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रत्येक पंचायतें अपना अलग-अलग नागरिक चार्टर बनाती हैं। ठीक है? हाँ, और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे-कैसे बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम अपने प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को करा रहे हैं। वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये तो थ्योरी क्लास है, यहाँ से तो ये पता चलता है कि हाँ, ये है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकल के कैसे हमारे सामने आएँगे, वो आप ऑब्जेक्टिव हल करके ही पता कर पाओगे। इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? चार्टर तैयार करते समय पंचायत को पंचायत सचिव और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों से राय लेनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि चार्टर ऐसे ही बना दिया। जब भी कभी चार्टर बनेगा, तो फिर संबंधित विभागों के अधिकारियों और सचिव सचिव बोले तो हाँ, वीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी, यानी कि आप लोगों से सलाह लेनी चाहिए। तो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर को तैयार करने में आपकी भी एक महती भूमिका होगी, ठीक है? ग्राम पंचायत जो नागरिक चार्टर होते हैं, उनमें कौन-सी जानकारियाँ शामिल होती हैं? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 3 जानकारियाँ आप याद रखो। जब भी कभी ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर बनाया जाएगा, तो पंचायतों का उसमें विज़न क्या होना चाहिए?
हम आगे 5 साल या 1 साल या 10 सालों में पंचायत को अपनी कहाँ देखते हैं? किस स्तर तक हमें विकास करना है? पंचायत का विज़न और पंचायत का मिशन उसमें शामिल होता है। सेवा मानक कौन-कौन सी सेवाएँ दी जा रही हैं? सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या हो सकती है? इन सब के बारे में जानकारी हमें डालनी चाहिए जब हम ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर तैयार करेंगे। ठीक है? यानी कि आप लोग तैयार करोगे। और शिकायत निवारण, इन सब के बारे में जानकारी शामिल करनी होती है ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में। ठीक है? तो ये 3 बातें आप याद रखो। कौन-कौन सी सेवाएँ इसमें शामिल करनी चाहिए या कौन-कौन सी जानकारियाँ इसमें शामिल करनी चाहिए? पंचायत का विज़न और मिशन क्या है? सेवा मानक क्या है? सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? और शिकायत निवारण, कैसे-कैसे अगर हम किसी में फँस चुके हैं या हमारे सामने कोई समस्या आ रही है या हमें किसी अन्य अधिकारी की शिकायत करनी है, तो वो हम कहाँ पर करेंगे? उसके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं? ठीक है? उसके लिए क्या प्रक्रियाएँ हैं? इन सब के बारे में हमें जानकारी शामिल करनी चाहिए जब भी हम ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर बनाएँ। ठीक है? तो देखो ज़रा उत्तर प्रदेश की पंचायतों के नागरिक चार्टर को 7 विषयों में बाँटा गया है। ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। टोटल कितने विषय हैं? टोटल हैं 7 विषय। कौन-कौन से हैं 7 विषय? आइए देखते हैं। ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। कैसे-कैसे दी जाएगी? ग्राम पंचायत को कितनी दी जाएगी? क्षेत्र पंचायत को कितनी दी जाएगी? जिला पंचायत को वित्तीय सहायता किस रेशियो में दी जाएगी? इन सब के बारे में जानकारी ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, ठीक है? पहला विषय इसमें हम लोग देखेंगे। दूसरा है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में कौन-कौन से कार्यक्रम अभी तक चलाए गए हैं? और ग्रामीण स्वच्छता में एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है शौचालय का। तो शौचालय बनवाने के लिए गाँवों को व्यक्तिगत रूप से कितना रुपया मुहैया कराया जाता है? सामुदायिक अगर शौचालय बनवाना है तो उसके लिए कितना रुपया मुहैया कराया जाएगा? और साथ ही साथ अगर अ, जो गाँव होते हैं, गाँव में प्राइमरी स्कूल भी होते हैं, है ना? आंगनवाड़ी केंद्र भी होते हैं, तो वहाँ पर अगर इस तरह की कोई योजना चलाई जाएगी, तो फिर इन संस्थाओं को कितना रुपया दिया जाएगा? इन सब के बारे में जानकारी हम पढ़ेंगे ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत, ठीक है? तीसरा जो विषय है वो है पंचायतों का दायित्व। क्या होता है पंचायतों का दायित्व? पंचायतों का दायित्व ग्राम के नागरिकों के प्रति क्या होता है? पंचायतों का दायित्व अ, ग्राम के विकास के लिए क्या होता है? पंचायतों का दायित्व और क्या-क्या हो सकता है ताकि जिससे पंचायतों का आय वृद्धि हो, आय अधिक से अधिक अर्जित करें। जब पंचायतों के पास आय के साधन अच्छे होंगे, तो फिर पंचायतें अपने लिए कुछ विकासात्मक कदम या विकासात्मक नीतियाँ बना सकती हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पंचायतों के दायित्व के बारे में, ठीक है? चौथा जो विषय है वो है पंचायतों के प्रति जनता के कर्तव्य। जनता के क्या कर्तव्य हो सकते हैं पंचायतों के प्रति? जैसे कोई पंचायत है, तो पंचायतों में जनता के क्या कर्तव्य होंगे? सपोज़ करो पंचायत ने कोई कार्य किया, स्ट्रीट लाइट एक लगवा दी, ठीक है? जो कि रोशनी देती है गाँव में। वैसी स्थिति में जनता का कर्तव्य है कि वो इस सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। ये नहीं कि पता चला गाँव में एक स्ट्रीट लाइट लगवाएगी और कोई उखाड़ के लिए चला गया, है ना? तो इन हरकतों से बचना होगा जनता को। तो ये सारे के सारे जो भी कर्तव्य हैं जनता के, वो हम लोग पढ़ेंगे पंचायतों के प्रति जनता के क्या कर्तव्य हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, विकेंद्रीकरण कार्यक्रम, इसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो छठा विषय है, वो है ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण। ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए? क्या ग्राम पंचायतें अपनी मनमानी कर सकती हैं? अगर करेंगी तो उनके खिलाफ हमें शिकायत कहाँ करनी होगी? इन सब की बातें हम लोग ये सारी की सारी जानकारियाँ हम लोग इकट्ठा करेंगे ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण जैसे विषय से। और सातवां जो विषय है वो है पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था। अगर किसी प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है, ऐसी स्थिति में जो पंचायत के समस्त अधिकारीगण हैं, वो इस समय एक-दूसरे से वार्तालाप करेंगे, कैसे-कैसे उनसे संपर्क साधा जा सकता है ताकि किसी भी समस्या का निदान पाया जा सके। तो इन सब की बातें, ये सारे के सारे जो भी विषय दिए गए हैं, इन सबको आइए एक-एक करके हम लोग डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो, ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता। ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता दी जाती है। दरअसल 2004-2006 से किसान बाज़ारों और पशु हाटों का निर्माण किया जा रहा है और इसमें जो भी खर्चा आएगा, वो ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाता है ताकि वो 2004 से हाँ, पशु हाटों और बाज़ारों का निर्माण कर सकें, ठीक है? तो 2004 और 6 से ये योजना चलाई जा रही है। एक योजना और चलाई जा रही है, ग्रामीण क्षेत्र में भूमिगत नाली निर्माण योजना। ये कब से चलाई जा रही है? 2006-2007 से, ठीक है? तो ये कुछ योजनाएँ हैं जो आपको याद रखनी है, जो कि पंचायत सिटीज़न चार्टर में दी गई हैं। तो इन सभी योजनाओं को आपको गंभीरता से लेना है। याद रखिएगा 2006, 2007 से कौन-सी योजना चलाई जा रही है? ग्रामीण क्षेत्र में भूमिगत नाली निर्माण योजना। अब ऐसी स्थिति में ज़रा देखो, जो 5वाँ
पंचवर्षीय योजना थी, छठी पंचवर्षीय योजना, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें पंचायत भवनों के निर्माण की योजना रखी गई थी और तब से पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं पंचायत भवनों के निर्माण के लिए। फिर से समझो, छठी पंचवर्षीय योजना से पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखो, ये फैक्चुअल डेटा है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या फिर इसको कोई ऐसी बात नहीं है कि आप समझो। कई बार इनको देखो, कई बार इनको लिखो और ये सारी की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। दूसरा राज्य वित्त आयोग आया तो दूसरे राज्य वित्त आयोग ने एक सिफारिश दी थी। क्या सिफारिश दी थी? इसने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को कुछ वित्त आवंटित किया था और वित्त आवंटित करने के लिए इसने एक रेशियो बनाया था कि जब भी कभी अगर 100 रुपया का वित्त आवंटित होगा, उसमें 70 रुपए ग्राम पंचायत को दिए जाएंगे, 10 रुपए क्षेत्र पंचायत को दिए जाएंगे और 20 रुपए जिला पंचायत को दिए जाएंगे। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग के आधार पर वित्त को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में किस अनुपात में बांटा गया था, आंसर होगा 70-10-20 के रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 15वां वित्त आयोग 2021 से जो कि 2026 तक विस्तारित है, उसने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के लिए किस रेशियो में वित्त आवंटित किया? याद रखिएगा, 70-15-15, यानी कि अगर 100 रुपया आवंटित करना है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में, तो 100 में से 70 रुपया दिया जाएगा ग्राम पंचायत को, 100 में से 15 रुपया दिया जाएगा क्षेत्र पंचायत को और 100 में से 15 जिला पंचायत को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्चुअल डेटा हैं जो आपको एक जगह कलेक्ट नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं। बस केवल और केवल इनका आपको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कौन सा था? ये था पहला नंबर, जो 7 विषय दिए गए हैं और ये है उसका दूसरा नंबर। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 2000-2001 से उत्तर प्रदेश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान को शुरू किया गया। जब ये शुरू किया गया था उस समय ये 12 जनपदों में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। और इसके बाद ये पूरी यूपी में इसको शुरू कर दिया गया। अब गाँव में जो शौचालय बनवाए जाते हैं स्वच्छता के लिए, उनमें से कुछ व्यक्तिगत शौचालय बनवाए जाते हैं जो हमारे घरों में बने होते हैं, कुछ बाज़ारों बाज़ारों और मेलों में बनवाए जाते हैं, जो कि सामुदायिक शौचालय के तौर पर जाने जाते हैं, और कुछ बनवाए जाते हैं स्कूल में। जो गाँव का स्कूल होता है, गाँव के स्कूल में शौचालय बनवाए जाते हैं और गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र भी कई जगह खुले होते हैं। ठीक है, उसी स्कूल में आम तौर पर खुले होते हैं, नहीं तो कई कई जगह अलग-अलग केंद्र होते हैं। तो जिन गाँवों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उन वहाँ भी शौचालय बनवाने की व्यवस्था की गई है। अब ऐसी स्थिति में कितना रुपया दिया जाता है? बीपीएल श्रेणी में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको व्यक्तिगत शौचालय बनवाने के लिए 1500 रुपए प्रदान किए जाते हैं, यानी उसको 1500 रुपए अनुदान दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति एपीएल है तो एपीएल श्रेणी के 10% लोगों को भी व्यक्तिगत शौचालय के लिए 1500 रुपए अनुदान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एपीएल श्रेणी के लोगों को, कितने लोगों को ये अनुदान मिलता है? तो केवल और केवल 10%। कितना रुपया अनुदान मिलता है? तो 1500 रुपया। वहीं अगर सामुदायिक शौचालय बनवाना है बाजारों, मेलों में या किसी अन्य जगह जो जहाँ भीड़-भाड़ रहती है, वहाँ पर सामुदायिक शौचालय बनवाने की योजना विकसित की गई है और इस सामुदायिक शौचालय बनवाने के लिए 2 लाख रुपया आवंटित किया जाता है। इसमें से 20% पंचायतें अपनी निधि से खर्च करेंगी, याद रखिएगा। बाकी 80%, हाँ, ये ज़िम्मेदारी है राज्य की, लेकिन 2 लाख रुपए में कितना रुपया पंचायतें खर्च करती हैं, तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है, एज़ इट इज़ याद रखिए, दिस इज़ फैक्चुअल डेटा। ठीक है? हाँ। तो ये सारे के सारे फैक्चुअल डेटा हैं जो आपको बार-बार रिवाइज़ करने हैं। वहीं अगर हम स्कूल की बात करें या आंगनवाड़ी केंद्रों की बात करें, तो स्कूल में 20,000 रुपए दिए जाते हैं शौचालय बनवाने के लिए, जिसमें से 2,000 रुपया ग्राम पंचायत देगा। ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्कूल में 20,000 रुपए सामुदायिक शौचालय बनवाने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें से 20,000 रुपए ग्राम पंचायत देगा। वहीं आंगनवाड़ी केंद्र में बाल मैट्रिक शौचालय बनवाए जाते हैं, जिनमें 5,000 रुपया अनुदान देने की घोषणा की गई है। लेकिन इसमें से ग्राम पंचायत कितना देंगी? 500 रुपया। ठीक है? तो ये दोनों फैक्चुअल डेटा आप याद रखो। स्कूलों में 20,000 रुपए दिए जाएँगे, जिसमें से 2,000 ग्राम पंचायतें खुद देंगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में अगर बाल मैट्रिक शौचालय बनवाए जाने हैं, तो 5,000 रुपए दिए जाएँगे, जिसमें से 500 रुपया ग्राम पंचायतें खुद देंगी। ठीक है? अब इसमें देखो तीसरा विषय, जो तीसरा विषय है वो है समय से, वो है ग्राम पंचायतों का दायित्व। ग्राम पंचायतों के दायित्व क्या होते हैं? समय से गाँव सभा की बैठक हो,
है ना? ग्राम पंचायत के और क्या दायित्व होंगे? यही दायित्व होंगे कि समय से जो भी कार्यवाही हो, वो सुचारू रूप से होती रहे। जैसे समय से बैठक होना, ग्राम पंचायत की मासिक बैठक समय से हो, इसमें कोई विलंब ना हो। अगर विलंब होगा तो गाँव के जो मुद्दे हैं, आम मुद्दे, साधारण मुद्दे या फिर कोई कुछ विशिष्ट मुद्दे, उन मुद्दों पर बहस नहीं हो पाएगी। बहस नहीं हो पाएगी तो फिर गाँव का विकास नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में हाँ, ये आवश्यक है पंचायतों के द्वारा कि पंचायतों का ये दायित्व है कि बैठकें समय पर हों और कोई भी कार्यवाही हो वो समय पर हो। साथ ही साथ समितियों की मासिक बैठक हो, ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि हो। गाँव पंचायत की आय कैसे उत्तरोत्तर बढ़े, इसके लिए हाँ, कहाँ-कहाँ से पैसा आ सकता है इस पर दिमाग लगाना है। लेकिन अवैध रूप से नहीं, वैध रूप से। ना ही किसी का शोषण करके पैसा आए, ठीक है? लेकिन हाँ, वैध रूप से पैसा अगर अधिक से अधिक आ सकता है तो उसी पैसे का इस्तेमाल करके एक ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान मिलके गाँव का विकास भी करवा सकते हैं। जैसे आपने पंचायत सीरीज़ देखी होगी, तो उसमें सीसीटीवी कैमरे लगवाते हैं। जब वित्त ठीक-ठाक आ जाता है, तो गाँव में सीसीटीवी कैमरे लगवाता है और फिर इन्हीं सीसीटीवी कैमरे की मदद से गाँव के लोगों का कल्याण भी होता है। जैसे किसी की कोई था जिसकी बकरी खो गई थी, हैं? तो इस तरह की घटनाएँ भी होती हैं गाँव में। ख़ैर बड़े मासूम लोग होते हैं गाँव के। आप लोग जब बनो वीपीओ इसके बाद यही कार्यभार आपको सँभालना पड़ेगा। हाँ, तो काफ़ी अच्छी जॉब है, तैयारी करिए। ठीक है? तो इस तरह की घटनाएँ आपको गाँव में देखने को मिलती हैं कि आप अगर वित्त का अच्छा खासा आपके पास वित्त हो गया है, ग्राम निधि में ठीक-ठाक पैसा आ गया है, तो फिर गाँव की उन्नति के लिए जो भी भरसक कदम हो सकते हैं, वो आप उठा सकते हो। ठीक है? हाँ, इसके बाद स्थायी स्तर पर योजना बनाकर स्वीकृत करें। कोई भी अगर पैसा फंड में है, अच्छा खासा पैसा, कोई भी योजना आप बना सकते हो, प्रधान के साथ मिलकर, है ना? स्थायी स्तर पर योजना बनाकर उसे स्वीकृत करें और एक ग्राम पंचायत 50,000 रुपए तक की कोई भी योजना बना सकती है। इस अमाउंट को आप याद रखिएगा, ये अमाउंट, ठीक है? हाँ, 50,000 रुपए तक की योजना को वो स्वयं स्वीकृत कर सकते हैं और क्या इसमें पंचायतों के दायित्व हैं? ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधन समिति के अभिलेखों का निरीक्षण करें, कहीं घपला तो नहीं हो रहा है और ये निरीक्षण करने का अधिकार प्रधान को है और हर 3 महीने में इसका निरीक्षण किया जाएगा, ठीक है? तो ये सारे के सारे दायित्व हैं, यहाँ से आपको जो फैक्चुअल डेटा याद रखने हैं, हालाँकि जब ये स्टेटमेंट बन के आएँगे तो आप ऑप्शन तक पहुँच ही जाओगे, लेकिन जिनमें कन्फ्यूज़न होगा वो ये है कि डेटा याद रखने हैं आपको, ये डेटा याद रखने हैं कि भूमि प्रबंधक समिति के अभिलेखों का निरीक्षण कौन करता है, पता चला उसमें ऑप्शन दे दिया। अब उसमें ऑप्शन में जब देगा तो बहुत क्लोज़ देगा, ठीक है? ऐसी स्थिति में आपको ये सारी की सारी जानकारियाँ पता होनी चाहिए। प्रधान निरीक्षण करता है, कितने महीनों में करेगा? हर 3 महीने में करता है, ठीक है? हाँ, तो ये सारे के सारे दायित्व हैं। जब पंचायतों के ये दायित्व हैं, तो पंचायत सचिव के भी दायित्व होंगे। हालाँकि पंचायत सचिव के कर्तव्य क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो में बात करूँगा। तो पंचायत सचिव के भी इसमें से कुछ दायित्व होंगे, ठीक है? हाँ, तो आप लोग सचिव ही बनने जा रहे हो, तो तैयार रहिए। गाँव के विकास करने के लिए, है ना? अब नेक्स्ट देखो, ये जो था ये तीसरा विषय था, 7 विषय टोटल हमें पढ़ने हैं, ये देखो चौथा विषय है। चौथा विषय क्या है? पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था पंचायतों का दायित्व क्या होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ जनता का दायित्व क्या होता है पंचायतों के प्रति। इनका दायित्व क्या है? जनता का बैठक में सहयोग करें, है ना? बैठक में सहयोग करने का आशय है कि जब भी बैठक बुलाई जाए तो फिर आएँ, बैठक करें। ऐसा ना हो कि कोरम पूरा ही ना हो, आप बैठक में आएँ ना। यदि आप बैठक में नहीं आएँगे तो फिर जनता के उन मुद्दों को आपके उन मुद्दों का क्या होगा? जिन मुद्दों पर आपको परेशानी है, नाली की साफ-सफाई हुई या नहीं हुई या फिर अ ग्राम समाज की भूमि को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कोई पंजीकरण करना है, जन्म मृत्यु पंजीकरण करवाना है, तो उन सब की चर्चा आप बैठकों में कर सकते हो। ठीक है? तो इसलिए बैठक में अवश्य आएँ, जनता के ये दायित्व हैं। बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ और बैठक में सबका सहयोग करें, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या है? ग्रामीण स्वच्छता का ध्यान दें। जो भी गाँव में स्वच्छता है, केवल ये पंचायतों का ही दायित्व नहीं है कि वो गाँव में साफ-सफाई रखें, लेकिन जनता का भी दायित्व है कि ग्रामीण स्वच्छता का भी वो ध्यान रखें, है ना? जैसे अभी एक योजना चलाई गई थी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार, तो महात्मा गांधी यानी 2 अक्टूबर के दिन चलाई गई थी। उसमें मोदी जी ने जब झाड़ू उठाई तो देखा था पूरा देश झाड़ू उठा के खड़ा हो गया था। कोई एक ऐसा नेता चाहिए अ, जिसके सानिध्य में पूरी जनता खड़ी हो सके और आप ग्राम पंचायत अधिकारी बनने जा रहे हो, तो ऐसा अवसर है आपके पास कि पूरा का पूरा गाँव आपके पीछे-पीछे चले, ठीक है? तो ग्रामीण स्वच्छता का ध्यान दें, ये जनता के दायित्व है और जनता को इसके बारे में जागरूक करना आपका भी दायित्व है, चूँकि आप ग्राम पंचायत अधिकारी हो, प्रधान का भी दायित्व है, ठीक है? और अ
कई सारे आपने देखे होंगे पंचायत सीरीज़ से ही मैंने देखा था कि पोस्टर बनाए जाते हैं। दीवालों पर चस्पा कर दिया जाता है कि बोले 2 बच्चे हैं मीठी की टाइप लाइक दिस ओके। तो हाँ, इस तरह के कुछ अगर स्लोगन्स हैं जो आपत्तिजनक नहीं है, वो भी लिखवाने होते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी को, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। ग्राम पंचायत अधिकारी किस तरह से स्लोगन्स लिखवाता है, अगर वो भड़काऊ हैं तो फिर गाँव के लोग भड़क भी जाते हैं। इस सीरीज़ से आपने देख लिया होगा, ठीक है? हाँ, तो जनता के दायित्व क्या हो सकते हैं? ग्रामीण स्वच्छता पर ध्यान दें, ग्राम पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा करें। हाँ, बिल्कुल, ग्राम पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा करें। ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट लाइट पता चला उखाड़ के कोई जनता ले गई अपने घर, नहीं ऐसा नहीं करना है ना? वो सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है। सार्वजनिक मतलब जनता के पैसों के द्वारा वो संपत्ति खरीदी गई है, इसलिए वो सभी की संपत्ति है। इसे समझो, मान लो कोई स्ट्रीट लाइट लगाई गई, ये स्ट्रीट लाइट लगाई गई, ठीक है? अब ये स्ट्रीट लाइट आई कहाँ से? ये आई है टैक्स पेयर से। जो हम लोगों ने टैक्स पे किया है, आप लोग टैक्स पे करोगे, आपके पेरेंट्स टैक्स पे करते होंगे, उन टैक्स पेयर्स के पैसे से ये स्ट्रीट लाइट आई है और यही स्ट्रीट लाइट गाँव में लगाई जाएगी। चूँकि ये जो इस स्ट्रीट लाइट में पैसा लगा है, वो सबका पैसा है, इसीलिए इसे कहा जाता है सार्वजनिक, ठीक है? अब ये एक संपत्ति है, तो ये सार्वजनिक संपत्ति हो गई और ऐसी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। गाँव पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा करें, ठीक है? जन सहभागिता बढ़ाएँ, हाँ, आपस में मेल-मिलाप बढ़ाएँ। तो ये जनता के दायित्व हैं पंचायतों के प्रति, ठीक है? हालाँकि इस यहाँ से अगर क्वेश्चन्स आएँगे तो आप ऑप्शन में आराम से पहुँच सकते हो, ठीक है? थोड़ा-सा भी अगर आपने दिमाग का इस्तेमाल किया तो। नेक्स्ट देखो जो 5वां विषय है विकेंद्रीकरण कार्यक्रम क्या होते हैं? विकेंद्रीकरण कार्यक्रम जैसे प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी होना चाहिए और उसे उसके अधिकारों से परिचित कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे के सारे अधिकार प्रधान लेके बैठ गया है। अब वो सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है, ठीक है? ऐसी स्थिति में जो प्रधान के पास कर्तव्य होंगे, दायित्व होंगे, वो 6 समितियाँ इसीलिए बनवाई जाती हैं। शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति जल प्रबंधन समिति, तो जो भी ठीक-ठाक कार्य हो सकते हैं, यानी कि जो कार्यों का बँटवारा हो सकता है, वो इन समितियों को दिया जाए, ताकि ये समितियाँ भी अपने स्तर से कार्य कर सकें। तो कार्यों का हस्तांतरण भी होना चाहिए, विकेंद्रीकरण कार्यक्रम के तहत। परिसंपत्तियों का हस्तांतरण होना चाहिए, प्रशासनिक समन्वय समितियों का गठन करना चाहिए। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये याद रखिए। यहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? आओ देखते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, जब भी जिला स्तर पर किसकी अध्यक्षता में प्रशासनिक समन्वय समिति का गठन होता है? क्वेश्चन एक बार फिर समझो, जिला स्तर पर किसकी अध्यक्षता में प्रशासनिक समन्वय समिति का गठन होता है? 4 ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा जिलाधिकारी, ठीक है? याद रखिएगा, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रशासनिक समन्वय समिति का गठन होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से केवल यही इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, क्या है? मंडल स्तर पर किसकी अध्यक्षता में प्रशासनिक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा? जिला स्तर पर जिलाधिकारी है और मंडल स्तर पर है आयुक्त, ठीक है? हाँ। ग्राम पंचायत जो अभिलेख हैं, अभिलेखों की नकल के लिए क्या होता है? फ़ॉर्मा क्या प्रोफ़ार्मा होता है? इसको देख लो ज़रा। फीस जमा कराकर प्रार्थना पत्र देकर 3 दिनों के भीतर-भीतर नकल दिए जाने का प्रावधान है। अगर 5 पृष्ठ की नकल लेनी है तो ₹5 प्रति देनी होगी और एक अतिरिक्त पृष्ठ अगर लेना है आपको, उसकी नकल लेनी है, तो उसके लिए जो फीस लगेगी वो ₹1 प्रति पृष्ठ लगेगी, ठीक है? तो याद रखिएगा और नकल फीस जमा कराने के बाद जो प्रार्थना पत्र देगा, उसे कितने दिनों के अंदर-अंदर नकल दिए जाने का प्रावधान है, तो ये याद रखिए 3 दिनों के अंदर-अंदर उसे नकल दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है? अच्छा, छठा जो विषय है वो उसको देख लो जरा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण। कैसे ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण स्थापित होगा? अगर आपको शिकायत है, तो आप शपथ पत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हों, ठीक है? शपथ पत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट को दें, जिससे आप ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण हो सके, किसी के खिलाफ आप शिकायत कर सकें। शिकायत की जाँच कौन करेगा? केवल जिला स्तरीय अधिकारी। ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है? शिकायत की जाँच कौन करेगा? जिला स्तरीय अधिकारी करेगा, जिसे जिला मजिस्ट्रेट आदेश दे, जिसकी नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट करे। और ग्राम पंचायतों के द्वारा अभिलेखों को पूर्ण करने के लिए अ, चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुबंधित करेगी। साथ ही साथ एक बात यहाँ से आप केवल ये याद रखो, ये, ये फैक्चुअल डेटा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। ग्राम पंचायतों का ऑडिट कौन करता है? ये करता है महालेखाधिकार लेखाकार। ग्राम पंचायतों का ऑडिट कौन करता है? वो करता है महालेखाकार। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसे ही फैक्चुअल डेटा के तौर पर इसे याद रखो और एक फैक्चुअल डेटा ये याद रखो शिकायत पत्र आप किससे दोगे? ये दोगे जिला मजिस्ट्रेट को और शिकायत पत्र की जाँच कौन करेगा? किस स्तर का अधिकारी करता है? वो करता है जिला स्तरीय अधिकारी।
ठीक है? 7वां विषय क्या है? पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था। पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था क्यों दी गई है? ताकि अ, ये सुनिश्चित हो कि ग्राम पंचायत लेवल के अधिकारी या फिर अपर लेवल के अधिकारी, जिला पंचायत लेवल के जो अधिकारी होंगे या मुख्य निदेशक होंगे या हम कहें अपर निदेशक या फिर संयुक्त निदेशक, ठीक है? ये आपस में बात कब करेंगे ताकि किसी भी समस्या का निदान किया जा सके। वैसी स्थिति में पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। प्रदेश से जिला स्तर तक के प्रदेश से जिला स्तर तक के सभी जो विभागीय अधिकारी हैं, वो प्रत्येक सोमवार को, याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये प्रत्येक सोमवार को कितने बजे से कितने बजे तक? 11 बजे से 1 बजे तक। सुबह 11 बजे से अपराह्न यानी कि दोपहर के बाद वाला समय 1 बजे तक कार्यालय में दूरभाष के द्वारा ये आपस में एक-दूसरे से बातचीत करेंगे और एक-दूसरे की समस्या का निपटान करेंगे, ठीक है? अब ऐसी स्थिति में इनके कार्यालय कहाँ-कहाँ पर हैं? ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। प्रदेश स्तर पर चाहे वो निदेशक हो, अपर निदेशक हो, संयुक्त निदेशक हो या उपनिदेशक हो, इनके कार्यालय आपको लखनऊ में मिलेंगे, ठीक है? वहीं मंडल स्तर की मैं बात करूँ तो मंडलीय उपनिदेशक इसका कार्यालय लखनऊ में है। मंडलीय उपनिदेशक फैज़ाबाद और देवीपाटन में कार्यालय है। मंडलीय उपनिदेशक का एक कार्यालय कानपुर में है। झांसी, प्रयागराज और चित्रकूट में इनके कार्यालय आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? क्लियर है बात? तो ये बातें आप याद रखो। हाँ, अ, पंचायत नागरिक चार्टर से, ठीक? अब पंचायत नागरिक चार्टर में आपका एक सेगमेंट बच गया है। वो मैं आपको जब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराऊँगा, वहाँ पर कराऊँगा। कि कौन-सी सेवा लेने में कितना रुपया देना पड़ता है, ठीक है? तो ये मैं जब इसके पंचायत सिटीज़न चार्टर के ऑब्जेक्टिव कराऊँगा, यहाँ से 2 या 3 आपके फैक्चुअल डेटा थे, तो उनको मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, तो बस केवल वही सेगमेंट आपका बचता है। और जब मैं पंचायत सिटीज़न चार्टर क के ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, तो वहाँ पर मैं इन सारी की सारी बातों को आपको आपके समक्ष रखने का पूरा प्रयास करूँगा, ताकि कौन-सी सेवा ली जाए और उसके लिए कितना रुपया हमें चार्ज देना पड़ता है, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।